जल। न्यूट्रिएंट, अभी तक आपने जितने भी न्यूट्रिएंट पढ़े थे, न्यूट्रिएंट का ही ये एक पार्ट है जल। क्योंकि जितने भी पोषक तत्व हैं इनके बारे में आपको बताया गया है। तो पोषक तत्व के अंतर्गत जल ही आता है, लेकिन जल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव हैं। लेकिन इसके अलावा भी जल, चूँकि जल एक ऐसा तत्व है जिसके बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। तो आइए देखते हैं जल में क्या क्या हमें जानना है। उद्देश्य में है कि मानव जीवन में जल का क्या महत्व है, जल की क्या आवश्यकता है, जल की कमी से क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे बॉडी पे, जल की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ेंगे, जल का शरीर में वितरण, निष्कासन इत्यादि चीजों के बारे में हम जानेंगे। जल, क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि इंसान को जीने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और दूसरा है जल। यानी जैसे हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही जल के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे शोध किए, तो जिससे रनबर नामक एक वैज्ञानिक हैं, तो रनबर नामक वैज्ञानिक ने शोध किया। तो उनके शोध में ये निष्कर्ष निकला कि हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट स्टोरेज होके रहते हैं, वो न्यूट्रिएंट अगर हमारे शरीर में भोजन की कमी है, जैसे एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है और किसी कंडीशन से उसे लगातार भोजन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो उसके शरीर में जो स्टोर होके रखा हुआ है ग्लाइकोजन, जो कि कार्बोज के रूप में ग्लाइकोजन रहता है एनर्जी के रूप में, इसके अलावा फैट चूँकि वो भी एक एनर्जी का एक माध्यम होता है, तो जब हमारे शरीर में बाकी के न्यूट्रिएंट सही मात्रा में मिलता है तो फैट सुरक्षित होकर हमारे शरीर में स्टोर होकर रहता है। इसके अलावा प्रोटीन भी स्टोर होकर रहता है अगर सही मात्रा में हमने सारे न्यूट्रिएंट को लिया है अपने डेली डाइट में। तो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन, फैट और प्रोटीन ये सारे स्टोर हैं। तो इन सारे स्टोरेज से अगर 56% भी यूज हो जा रहा है बिना किसी अदर फूड के, जो संग्रहित है उससे 56% भी यूज हो जा रहा है, तभी इंसान बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। यानी हमारे शरीर में जो इकट्ठा न्यूट्रिएंट है वही हमारे शरीर को टूट के एनर्जी दे रहा है, हमारे बॉडी के फंक्शन को करने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो इससे भी इंसान जीवित रह सकता है। लेकिन जैसा आपको दिख रहा है कि हमारे पूरे बॉडी वेट का 55 से 70% भाग जल से निर्मित होता है। 55 से 70% भाग, यानी हमारे शरीर में 55 से 70% भाग जल का है। उसमें से भी मात्र 26% अगर शरीर में जल यूज हो जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है कि कोई एक व्यक्ति है जिसको निरंतर भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसके शरीर में जो इकट्ठी पहले से न्यूट्रिएंट है वो 56% भी यूज हो जाएगा, तो वो व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 70% हमारे बॉडी में जल है, फिर भी मात्र 26% जल अगर यूज हो जा रहा है तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो इंसान मर जाता है। यानी आप समझ सकते हैं हमारे शरीर के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं शरीर में जल प्राप्ति के सोर्सेस क्या हैं, किन सोर्स से जल की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे इसके पहले जो भी आपने न्यूट्रिएंट पढ़ा था, तो वो कहीं ना किसी भोज्य पदार्थ से हमें न्यूट्रिएंट मिल रहे थे, तो जल का भी कोई ना कोई सोर्स जरूर होगा। तो इसमें है शरीर को जल मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होता है, 3 सोर्सेज हैं, जिसमें तरल भोज्य पदार्थ में जैसे सब्जियों का सूप, चावल का पानी, फल का रस, मतलब जो हम जल ले रहे हैं उसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे जल प्राप्त किया जा सकता है। नॉर्मली अगर आप प्लेन वाटर नहीं लेना चाहते हैं तो इन सोर्सेज के माध्यम से भी हम जल अपने शरीर में जल की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा है ठोस भोज्य पदार्थ। ठोस भोज्य पदार्थ जैसे अंडे हो गए, अंडे में आपको दिख रहा है 75% जल होता है, यानी नॉर्मली हमें अंडा ठोस के रूप में दिखता है, सॉलिड दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि उसमें जल नहीं है, उसमें प्रोटीन है, फैट है, बाकी कैल्शियम वगैरह सारे न्यूट्रिएंट है, लेकिन जल की मात्रा भी है, उसमें 75% जल हमें ठोस भोज्य पदार्थ से भी मिल जा रहा है। फिर है
इसके अलावा सब्जियां, अनाज में बहुत कम मात्रा में रहता है, बहुत अल्प मात्रा में रहता है, नहीं के बराबर। लेकिन फिर भी आपको भी पता है कि जब भी हम अनाज का सेवन करते हैं तो अनाज का सेवन पानी के साथ ही करते हैं, यानी इसको जब भी पकाया जाता है तो पानी के द्वारा ही पकाया जा रहा है। थोड़ी बहुत मात्रा में जरूर पानी रहता है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें अनाजों से भी जल अच्छे से प्राप्त हो जा रहा है। इसके अलावा सब्जियों में भी जल प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है। इसके अलावा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भी हमारे शरीर को जल प्राप्त हो रहा है। जैसे शरीर में कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा भी शरीर में जल उत्पन्न हो रहा है। जल की कुछ मात्रा उत्पन्न हो रही है। शरीर का चयापचय, ऑक्सीकरण, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन अपने शरीर की चयापचयी क्रियाओं से 300 से 400 ग्राम, यानी शरीर में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जो अपने फंक्शन को कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, इन सारे प्रक्रियाओं के द्वारा भी एक व्यक्ति को प्रतिदिन 300 से 400 ग्राम पानी मिल जा रहा है। यानी जो इंटरनल फंक्शन हो रहे हैं उसके द्वारा भी हमारे शरीर में जल प्राप्त हो रहा है, एक्सटर्नल के अलावा। इसके अलावा अगर शरीर में जल का वितरण देखा जाए तो शरीर में जल के वितरण को दो भागों में बांटा गया है, एक बाह्य कोशिकीय और एक अंतः कोशिकीय। तो बाह्य कोशिकीय में 20% जल पाया जाता है और अंतः कोशिकीय में 50% पाया जाता है। यानी जैसे बताया गया है कि हमारे शरीर में पूरे बॉडी वेट का 70% भाग जल का होता है, तो जल यही 70% है, बाह्य कोशिकीय में 20% और अंतः कोशिकीय में 50%। अब है शरीर से जल का निष्कासन। हमारे बॉडी से जल का निष्कासन किस प्रकार से होता है? तो जो भी हम न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में लेते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में रह नहीं जाते हैं, बल्कि जितनी जरूरत है वो रह जाती है। बॉडी के प्रत्येक भाग में वो पहुंचा देती है उसी न्यूट्रिएंट को, और बाकी की जो वेस्ट चीजें हैं वो किसी न किसी माध्यम से निकल जाती हैं। जैसे किडनी से यूरिन के रूप में निकल जा रहा है जल, इसके अलावा त्वचा से पसीने के रूप में निकलता है। जो भी जिस प्रकार से हमारे शरीर में जल का सेवन है उसी प्रकार से निष्कासन भी होता है। अगर हमारे शरीर में निष्कासन प्रक्रिया सही प्रकार से नहीं हो रही है तो ये जाना जा सकता है हमारे शरीर में जल की मात्रा कम है। कोई भी व्यक्ति है, आप खुद पे भी ले सकते हैं, अगर आपकी निष्कासन प्रक्रिया सही नहीं है, यूरिन नहीं सही हो रहा है, पसीने नहीं निकल रहे हैं, सही समय पे नहीं हो रहा है, यानी बॉडी में पानी की कमी है, इसीलिए वो बाहर निकल नहीं रहा है। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन से फेसेस के रूप में निकल रहा है, फेफड़ों से जल वाष्प के रूप में निकल रहा है, आंख से आंसू तथा नाक से भी पानी निकलता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं जिनके द्वारा जल हमारे शरीर से निकल रहा है। फिर लैक्टिक मदर है, अगर कोई लैक्टिक वुमेन है, दूध पिलाने वाली माता है, तो उसके शरीर से भी दूध के द्वारा जल निकल रहा है, क्योंकि दूध में कम से कम 90% तक 85% तक जल पाया जा रहा है, और माता के दूध में तो जल की मात्रा बहुत अधिक रहती है, तो उसके शरीर से भी जल निकल रहा है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ वाटर। जल के क्या कार्य हैं? तो जल के कार्य हैं घोलक के रूप में, यानी हम जितने भी भोजन को ग्रहण करते हैं तो जब तक घुलेगा नहीं तब तक उसके न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को नहीं मिलेंगे, और इसकी शुरुआत हमारे मुंह से ही होती है। जैसे जो भी चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो सबसे पहले मुंह में चबाते हैं, चबाने के बाद हमारे मुंह से लार निकलता है, ये लार जल के रूप में रहता है, और उस भोज्य पदार्थ को वो पिघलाता है, अच्छे से मसलता है, फिर हमारे ग्रास नली के द्वारा हमारे पेट के अंदर जाता है, पाचन तंत्र में जाता है, और वहां पे भी जाके ये उसको अच्छे से फिल्टर करता है, घोलता है। तो घोलक के रूप में ये कार्य करता है। जब तक बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट, सारे भोज्य पदार्थ घुलेंगे नहीं, तब तक उसकी पौष्टिकता हमारे बॉडी के प्रत्येक भाग में नहीं पहुंचेगी। फिर है शरीर तापमान को नियंत्रित रखना। जो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको नियंत्रित रखता है। जब भी निष्कासन प्रक्रिया सही होती है, यूरिन, फेसेस और पसीने जो हमारे बॉडी से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो निकलेंगे और बाकी का जो बाहर का टेम्परेचर है उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे गर्मी है तो हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के बाद बहुत ज़्यादा पसीने हो रहे हैं, हमारे शरीर से पसीने और जो वेस्ट चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाती हैं।
जिससे क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। फिर है स्नेहक के रूप में, कोशों के संरचनात्मक घटक के रूप में, निर्माण के रूप में, निर्माण कार्य में भी ये सहायक है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल ही है, तो हमारे शरीर का जब निर्माण हो रहा है तो निर्माण के रूप में भी जल का अहम भूमिका है। फिर है शारीरिक तरल पदार्थों के हस्तांतरण में, हमारे बॉडी में जितने भी लिक्विड टिश्यूज हैं, सीरम है, मतलब जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं उसके हस्तांतरण में ये हेल्पफुल है। फिर है पाचन में सहायक। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मुंह से ही शुरुआत हो जा रही है, तो लार के द्वारा लार के माध्यम से जल पाया जा रहा है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, चयापचय में, मेटाबॉलिज्म में, एब्जॉर्प्शन में, सब में ये किसी न किसी रूप में काम कर रहा है। तो पाचन में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक बाकी चीजें बाहर नहीं निकलेंगी। फिर है कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करने में, जैसे हार्ट, ब्रेन और फेफड़े। तो कोमल अंग जितने भी हैं उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके आसपास ये एक लेयर बना के रखता है, जिससे वो हमारे जो भी कोमल अंग है उसको प्रोटेक्ट रख रहा है। फिर है जो वेस्ट चीजें हैं उनके निष्कासन के रूप में बाहर उसको निकाल दे रहा है। पोषक तत्वों को कोशों तक पहुंचाने में, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक वो अच्छे से पचेगा नहीं, और पाचन के रूप में जल काम कर रहा है। इसके अलावा जब वो पच जाता है तो पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है, जल ही उसको पूरे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, तो इसके फंक्शन हो गए। अब आता है शरीर में जल की कमी के क्या प्रभाव पड़ेंगे। अगर जल की कमी हो जा रही है तब भी इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे शरीर में उत्पन्न गंदगी शरीर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, निष्कासन प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी, और जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट चीजें हैं वो बाहर नहीं निकलेगी, और जब बाहर नहीं निकलेंगी तो वो सारी हमारे शरीर के अंदर ही रहेंगी, और जब शरीर के अंदर वेस्ट चीजें रहेंगी तो किसी ना किसी बीमारी से या फिर कोई ना कोई ऐसा कुप्रभाव हमारे बॉडी पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हमारा हेल्थ पहले से खराब होगा, या धीरे धीरे किसी ना किसी बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं। तो इसीलिए जो भी वेस्ट चीज है उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है शरीर का वजन कम होने लगता है, अगर शरीर में पानी की कमी है तो धीरे धीरे वजन भी कम होने लगेगा। इसके अलावा स्वभाव अशांत तथा चिड़चिड़ा हो जाता है। जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी, पौष्टिकता की कमी रहेगी, तो हमारा स्वभाव सबसे पहले देखने को मिलेगा कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, मन अशांत है, किसी भी काम करने में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है। फिर है शारीरिक वृद्धि प्रभावित होती है, सारे न्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, तो इसकी कमी से भी हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ रहा है। फिर अंतःकोशिकीय द्रव्य तथा बाह्य कोशिकीय द्रव्य में कमी आ जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि शरीर में जल का वितरण दो भागों में है, अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय। तो इन दो भागों में शरीर में जल का वितरण है, तो इनमें कमी आ जाती है। जल की दैनिक आवश्यकता, तो जल की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, तो किस हिसाब से इसको बांटा गया है। तो जैसे कि बताया गया कि जितने न्यूट्रिएंट हैं उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग होती है, तो ऐसे जल की भी अलग है। इसमें आपको दिख रहा होगा क्रियाशीलता, एक्टिविटी, यानी जिस हिसाब से हमारी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हमें जल चाहिए होगा। यानी एक्टिविटी को 3 पार्ट में बांटा गया है, अधिक क्रियाशील व्यक्ति, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति और निम्न क्रियाशील व्यक्ति। यानी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी जो व्यक्ति कर रहे हैं, जो मीडियम है और जो बहुत कम कर रहे हैं। तो हमारी जो भी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हमारा जल हमें दैनिक प्रस्तावित मान के अनुसार हमें लेना चाहिए। शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है तो जल की भी अधिक आवश्यकता है, और मध्यम कर रहा है तो मध्यम, निम्न कर रहा है तो निम्न, यानी क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग भी हमारा जल डिमांड करता है। फिर है वातावरण का तापमान, वातावरण या तापमान, हम किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, हमारी जलवायु कैसी है, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। यानी अगर गर्म प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पे लोगों को जल की आवश्यकता अधिक है ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोगों को जल की इतनी आवश्यकता नहीं है जितने की गर्म प्रदेशों की लोगों को है।
तो जैसा टेम्परेचर रहेगा उस हिसाब से शरीर में जल की मांग भी रहेगी। जैसे गर्म प्रदेश ही है लेकिन मौसम ठंडा है, बरसात का मौसम है, तो अपने आप प्यास कम लगती है क्योंकि पसीने नहीं निकल रहे हैं। जिस हिसाब से पसीने निकलेंगे, जिस हिसाब से उत्सर्जन क्रिया होगी, उस हिसाब से शरीर में जल की मांग भी होगी। तो ये वातावरण पर डिपेंड करता है। फिर है रुग्णावस्था, यानी किसी प्रकार की अगर हमें बीमारी हो गई, किसी प्रकार की डिजीज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जल चेंज होगा। यानी अगर हम जिस भी वातावरण में है, जैसे भी क्रियाशील व्यक्ति है, लेकिन अगर हमें किसी प्रकार का कोई डिजीज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना पानी हमारे शरीर को जरूरत है। जैसे बुखार, दस्त, वमन, अतिसार, यानी ऐसा कोई डिजीज है जिससे हमारे शरीर से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर में पानी की मांग भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा भोजन की प्रकृति, यानी हमारा फूड कैसा है, यानी जैसे भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। अलग अलग भोजन का अलग अलग स्वाद होता है, अलग उसकी हमारे शरीर में उसके फंक्शन अलग होते हैं। तो जिस हिसाब से भोजन है उस हिसाब से पानी की मांग भी है। यानी अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना हम खा रहे हैं, तले भुने हुए चीज़ें हम खा रहे हैं, उसको आप खुद फील करेंगे कि उसे खाने के बाद आपको प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अलावा अगर प्रोटीन वाली, सॉलिड प्रोटीन वाली चीज़ें आप ग्रहण कर रहे हैं, जैसे नॉनवेज का कोई आइटम हो गया या फिर चना मतलब बीन्स हो गए, तो इनको खाने के बाद भी आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो आपका फूड कैसा है ये भी उस पर डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से फूड रहेगा उस हिसाब से पानी की मांग भी रहेगी, जल की मांग भी रहेगी हमारे शरीर में। फिर है धात्री स्त्री को मतलब यानी लैक्टिक मदर को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उसके शरीर में दूध का निर्माण हो रहा है, और दूध का निर्माण हो रहा है, उसके शरीर से दूध निष्कासित भी हो रहा है, यानी शिशु को दूध पिला रही है, यानी उसके शरीर में नॉर्मल वुमेन्स की अपेक्षा उसको अधिक पानी की आवश्यकता होगी। और नॉर्मली अगर बात कर लें तो एक व्यक्ति को, कोई भी एक प्रौढ़ व्यक्ति है तो उसको एक दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। यानी मिनिमम ये एक एवरेज बताया गया है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मिनिमम 6 से 8 ग्लास पानी एक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने डेली डाइट में लेना चाहिए। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में उपस्थित रहता है? तो इसमें 70% आपको बताया गया है। शरीर में कितना जल कम हो जाने पर मृत्यु हो जाती है? तो शरीर में जल करीब 20 से 40% के बीच अगर कम हो जा रही है तो मृत्यु हो जाती है। गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल की अधिक निष्कासन किस रूप में होता है? तो गर्म प्रदेश वाले जो व्यक्ति हैं उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, यानी जिस हिसाब से क्रियाशीलता है उसी हिसाब से उनके शरीर से पसीने निकलते हैं, तो पसीने के रूप में अधिक होता है। सामान्य रूप से एक प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो अभी बताया गया है कि कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति को। ये हमारा था टॉपिक जल, ये भी एक न्यूट्रिएंट का पार्ट था। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर।